हेलो क्लास, मैं पूजा विद्या क्रिएटर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत करती हूँ। क्लास, आज हम लोग फिर समिति पे चर्चा करेंगे। ये हम लोग की समिति पे तीसरी क्लास है, संस्था पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। समिति तो हम लोग का कंप्लीट हो गया है, तो हम लोग संस्था पे चर्चा करने वाले हैं। संस्था में हम लोगों ने कल जो है ये अंतर देख लिया था, चूँकि कल समिति चैप्टर क्लोज हुआ था, कंप्लीट हुआ था, तो वहाँ पे हम लोगों ने समिति और समाज में अंतर देख लिया था, समिति और समुदाय में अंतर देख लिया था। बाकी हम लोग संस्था और समिति को समझते हुए मैंने आप लोग को बता दिया था कि कैसे समिति और संस्था में बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, बहुत बारीक अंतर है। और वो अंतर जो है सिर्फ देखने और मतलब दृश्य और अदृश्य वाला ही अंतर है। जैसे ही चीज़ें दिखाई देती हैं जहाँ तक, वहाँ तक चीज़ें समिति हैं, और सेम वही चीज़ जहाँ से कार्य प्रणाली नियम कानून शुरू हो जाते हैं, वहाँ से वो वही चीज़ सेम संस्था बन जाती है। ये मैंने आप लोग को परिवार के उदाहरण दे के भी समझाया था, विश्वविद्यालय को लेके भी समझाया था। तो अब हम लोग जो है समाजशास्त्री दृष्टिकोण से देखते हैं कि संस्था है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ परिभाषाओं को भी देखेंगे, उसके थ्रू भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि संस्था क्या है। और बाकी जब ये पूरी हम लोग की मीनिंग कंप्लीट हो जाएगी संस्था की, तो हम उसकी विशेषता देख लेंगे कि संस्था की विशेषता क्या है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं संस्था है क्या। तो मैंने आप लोग को इस वाले पेज को भी कल बढ़ा दिया था, और मैं आप लोग को ये बताई थी कि संस्था शब्द का सबसे पहले प्रयोग स्पेंसर ने किया था अपनी बुक जो है फर्स्ट प्रिंसिपल में। अपनी बुक फर्स्ट प्रिंसिपल में इन्होंने संस्था शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। ये मैंने आप लोग को कल बताया है। अब उसके अलावा जैसे कि इन्होंने तो सिर्फ शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन संस्था शब्द को विस्तार से किसने बताया? तो संस्था शब्द को विस्तार से समनर ने अपनी बुक फोकवेज में, यानी कि जनरीति में, फोकवेज यानी कि जनरीति में उन्होंने संस्था शब्द को डिस्क्राइब किया है। ठीक, और संस्था शब्द का प्रयोग किसने किया है पहली बार? तो स्पेंसर किए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें, जैसे क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि संस्था शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो स्पेंसर ने किया था। संस्था शब्द का प्रयोग स्पेंसर ने अपने किस बुक में किया था? तो फर्स्ट प्रिंसिपल में किया था। देखिए, इसको आसान याद करना तो बहुत ही आसान है। पहली बार प्रयोग किसने किया? तो स्पेंसर किए। किस बुक में किए? तो उस बुक में भी पहले शब्द है फर्स्ट, यानी पहला नंबर। तो पहली बार संस्था शब्द का प्रयोग, और वो बुक का नाम कौन सा है? तो पहला सिद्धांत, फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो बुक्स का नाम याद करना भी बहुत ही आसान है। दूसरी चीज़ ये कि उसको डिस्क्राइब किसने किया विस्तृत रूप में, फिर संस्था को किसने समझाया? तो समनर ने समझाया। किस बुक में समझाया? तो फोकवेज में, यानी कि जनरीति में। जब आप लोग संस्था का विकास पढ़ेंगे आगे इसी चैप्टर में, तो मैं आप लोग को बताऊंगी कि कैसे जनरीतियाँ ही आगे बढ़ के संस्था बन जाती हैं। तो जब संस्था बनने का माध्यम ही जनरीति है, तो फिर इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं कि संस्था शब्द को डिस्क्राइब किसने किया? समनर ने किया। किस बुक में किया? जनरीति वाली बुक में किया, क्योंकि जनरीति आगे बढ़ के संस्था बनती है। ठीक, तो यहाँ से आपको ये दो क्वेश्चन तैयार हो गए, और बहुत ही आसानी से तैयार हो गए। संस्था और समिति में जो बहुत ही बारीक अंतर है, तो इस पे हम लोग चर्चा कर ही लिए हैं। अब हम लोग जब परिभाषा के थ्रू भी इसको समझ लेंगे, तो फिर हमें इसकी विशेषता और समिति और संस्था में अंतर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं स्पेंसर के अनुसार। ये तो आज बहुत ही अजीब टाइप हो गया है। संस्था वह अंग है जिसके माध्यम से सामाजिक, ये तो
पूरा ही अधूरा है। चलिए देखिए मैकान पेज की परिभाषा देखिए। मैकान पेज ये जो भी टाइप का काम करते हैं, अब चूँकि वो इतने पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं कि उन्हें समझ में आए कि ये वाक्य अधूरा है। तो चलिए कोई नहीं, आप लोग को चीज़ें समझनी है वो मैं समझा दे रही हूँ। संस्थाएं कार्यप्रणाली के रूप में, संस्थाएं कार्यप्रणाली के उन स्वीकृत स्वरूपों या दशाओं को कहते हैं जो समूह की क्रियाओं की विशेषताएं स्पष्ट करती हैं, विशेषताएं स्पष्ट करती हैं। आई होप कि अब आप लोगों को दिख रहा हो, ठीक है। अब तो इसमें क्या है, मैकान पेज क्या कहते हैं कि संस्था जो है वो कार्य प्रणाली है, ठीक। कौन सी कार्य प्रणाली है? वो कार्य प्रणाली है जो कि स्वीकृत है, उसका स्वरूप स्वीकृत है, या दशाओं को कहते हैं, उन स्वीकृत स्वरूपों या दशाओं को कहते हैं जो समूह की क्रियाओं की विशेषताएं स्पष्ट करती हों। मतलब क्या निकला इस परिभाषा की? तो देखिए हम बताते हैं, ये बताते हैं मैकान पेज कि संस्था उसे कहेंगे जहाँ पे ऐसी कार्य प्रणाली हो जिसके स्वरूप को और जो उस संस्था की कंडीशन है, उस दशाओं को, टर्म्स एंड कंडीशन, उस दशाओं को कहते हैं, ठीक है। उन मतलब संस्था, वो कार्य प्रणाली, वो स्वीकृत स्वरूप, वो टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि समूह की क्रियाओं की विशेषताओं को स्पष्ट करती हैं। इसको हम ऐसे बताते हैं, देखिए किसी भी संस्था की हम बात करें, मान लीजिए हम शिक्षण संस्था की बात करें, कोई शैक्षिक संस्थान है, तो शैक्षिक संस्थान जो भी कार्य कर रही हैं, जैसे कि प्रार्थना कराना, वहाँ पे टाइम टेबल बनाना, टाइम से जो पीरियड लगती है कि घंटी बज रही है, फिर दूसरे टीचर आ रहे हैं, फिर पढ़ा रहे हैं, जो भी वहाँ पे बोर्ड होता है कि यहाँ पे CBSE बोर्ड है, यहाँ पे ICSE बोर्ड है, यहाँ पे UP बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, तो ये जो भी उसके स्वरूप है और जो भी उसके टर्म्स एंड कंडीशन है वो स्वीकृत ही तो होते हैं, वो सबके द्वारा स्वीकृत होते हैं, वो आम लोगों के द्वारा भी स्वीकृत होते हैं, कानून के द्वारा भी स्वीकृत होता है, तभी तो चलता है, तभी तो हम उसको संस्था नाम देते हैं। तो वो जो पूरी उसकी जो प्रक्रिया होती है, जो कार्य प्रणाली होती है उस पूरी स्कूल संस्था की, तो वह वहाँ की जो क्रियाएं होती हैं, जो पूरा स्कूल प्रशासन के लोग मिलके, स्टूडेंट से लेके और प्रिंसिपल तक जितने भी लोग होते हैं, वो उस पूरी जो कार्य प्रणाली होती है, जो क्रिया करते हैं, उसी की विशेषता को तो स्पष्ट करते हैं ना संस्था। जैसे कि आपको नहीं पता, कोई संस्था आपको नहीं पता कि ये क्या है, ठीक, और आप जो है ये देख रहे हैं कि सुबह बहुत सारे बच्चे उसमें गए, उस जो भी ग्राउंड है, जो भी घर है, उसके अंदर बहुत सारे बच्चे गए, वो एक जैसे ड्रेस पहने हैं और एक टाइम से गए, उसके बाद से आपको प्रेयर की आवाज़ भी वहाँ से आ रही है, फिर उसके बाद से आपको टाइम टाइम पे घंटी की आवाज़ भी सुनाई दे रही है, उसके बाद से फिर मतलब बीच में दोपहर में खूब शोर शराबा हो रहा है, खूब शोर मच रहा है, बाहर भी कुछ लोग आके ठेले वेले लगा दिए और बच्चे सामान खरीद रहे हैं, फिर शाम को छुट्टी हुई और सब चले गए। तो ये जो उस समूह की जो क्रिया आप देख रहे हैं, तो इस विशेषता को देखते हुए, ये जो भी घटनाएं घटी उनकी विशेषता को देखते हुए आप क्या कहेंगे? क्यों, क्या है? यही कहेंगे ना कि वो कोई स्कूल है। कैसे कह देंगे? क्योंकि आपको पता है कि यही स्वरूप है, यही स्वरूप है स्कूल का, जिसको कि हम सबने स्वीकारा है। यही टर्म्स एंड कंडीशन होता है किसी भी स्कूल का, यही कार्य प्रणाली होती है किसी भी स्कूल को, जो कि सामाजिक रूप से मान्य होता है। यही सेम क्रियाएं हमें किसी भी स्कूल में दिखाई देती है, यही इसकी विशेषता है, इसीलिए यह स्कूल है, इसीलिए इस संस्था का नाम स्कूल है। समझ में आ रही है? यानी कि संस्था कार्य प्रणाली के एक व्यवस्था तो होती ही है, लेकिन उस कार्य प्रणाली को
फॉलो कौन करता है, अनुसरण कौन करता है? पालन करने वाले लोग तो लोग ही होते हैं ना, मनुष्य ही तो होते हैं। तो वो एक क्रिया करते हैं तभी तो उसको फॉलो कर पाते हैं, तभी तो उसका अनुसरण कर पाते हैं। तो ये जो ये अनुसरण की प्रक्रिया है, इसी को तो क्रिया कहेंगे, क्योंकि सब लोग एक यंत्रवत काम कर रहे हैं, जिसको जो जो काम जैसे जैसे बताया गया है वैसे कर रहे हैं। तो यही जो काम कर रहे हैं इसी को तो हम कहेंगे कि यही कार्य प्रणाली है और यही क्रिया है, और उसी क्रिया को सब लोग स्वीकार किए रहते हैं। तो जब स्वीकृत होती है तो हम मान लेते हैं कि ये इस संस्था से बिलोंग करता है। अगर वहीं पे छोटे छोटे बच्चे पहुँचे और वहाँ पे जो है दोपहर में मिड डे मील वाला खाने की व्यवस्था किया जाए और बच्चे बहुत उछल कूद मचाएं, और फिर प्रेयर उन लोगों को दोपहर में भी कराया जा रहा है, सुबह में भी कराया जा रहा है, शाम को भी कराया जा रहा है, लाइन लगा के निकाला जा रहा है, तो आपको ये समझ में नहीं आ जाएगा कि ये प्राइमरी क्लास तक की, मतलब 5वीं क्लास तक की कक्षाएँ यहाँ पे चलती हैं। क्योंकि हर संस्था की एक अलग अलग कार्य प्रणाली है जो थोड़े बहुत अंतर के साथ अपने को डिफरेंशिएट करती है दूसरी संस्था से, ठीक है। तो ये है कि वो स्वीकृत होता है, यही मैकालन पेज कहते हैं कि जो संस्था की कार्य प्रणाली होती है ना, वो स्वीकृत होती है, मतलब सब लोग उसको मानते हैं, सर्वमान्य होता है, ठीक। अब समनर क्या कहते हैं? तो समनर कहते हैं कि संस्था एक विचारधारा है तथा एक ढांचे से मिलकर बनती है। संस्था एक विचारधारा तथा एक ढांचे से मिलकर बनती है। विचारधारा में क्या आता है कि मतलब कोई एक थॉट, कोई एक विचार, फिर उस पे सब की मत और सबका इंटरेस्ट, जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं तब जाके संस्था का निर्माण होता है। फिर उसका एक ढांचा बनता है, और जब विचारधारा और ढांचा दोनों मिलते हैं तो संस्था का निर्माण हो जाता है। जैसे कि मान लेते हैं मंदिर, मंदिर एक संस्था है। तो मंदिर एक संस्था कैसे है? क्योंकि उसका जो उसकी अपना एक स्ट्रक्चर है बिल्डिंग का, जिसके थ्रू हम जान पाते हैं कि हाँ ये मंदिर ही है, ठीक है। उसका एक स्ट्रक्चर होता है, और जैसे कि उसकी जो उसमें भगवान की जो मूर्ति है, जो दीवारें हैं, दीवार पे अच्छी अच्छी चीज़ें जो लिखी गई हैं, और जो पूजा आरती हो रहा है, सुबह शाम जो मंदिर की धुलाई हो रही है, ये सब कुछ जो हमें दिखाई दे रहा है वो सब उसका ढांचा है ना। और विचारधारा क्या है कि ये एक धार्मिक स्थल है और हम यहाँ पे धार्मिक कार्य ही करेंगे, हम यहाँ पूजा पाठ करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, इस यहाँ के इन्वायरमेंट को धार्मिक बना के रखेंगे, इसीलिए इस मंदिर की स्थापना की गई। तो ये हो गई विचारधारा। और जो चीज़ हमें दिखाई देता है, चाहे वहाँ पे आरती का थाल हो, या फिर मंदिर की दीवार हो, या फिर भगवान जी की मूर्ति हो, या फिर जो आरती करने के लिए जो घंटे बज रहे हैं, जो हवन के लिए वहाँ पे हवन कुंड बना हुआ है, ये सब क्या है? ढांचे हैं जो ये बता रहे हैं कि ये इस विषय से संबंधित संस्था है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। समनर की बातें समझ में आ गई होंगी कि कोई भी संस्था विचारधारा और ढांचे से मिलकर बनती है। अब बोगार्डस क्या कहते हैं? बोगार्डस क्या कहते हैं? तो बोगार्डस बताते हैं कि एक सामाजिक संस्था समाज की वह संरचना है, एक सामाजिक संस्था समाज की वह संरचना है जिसको व्यवस्थित कार्यविधियों द्वारा व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है। तो बोगार्डस क्या बोलते हैं? तो बोगार्डस बोलते हैं कि जो भी संस्था है वह समाज की एक ऐसी संरचना है जिसको व्यवस्थित कार्यविधियों द्वारा व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है। अब चलिए इसको हम समझाते हैं कि ये कह क्या रहे हैं। बोगार्डस ये कह रहे हैं
कि कोई भी संस्था होती है तो वो किसी समाज की संरचना का एक अंग होती है, ठीक है। और वो अंग होता क्यों है, तो वो अंग इसलिए होता है ताकि वो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करे। देखिए संस्थाएं बहुत प्रकार की होती हैं। संस्थाएं आर्थिक भी होती हैं, धार्मिक भी होती हैं, व्यावसायिक भी होती हैं, शैक्षणिक भी होती हैं और राजनीतिक भी होती हैं। तो ये सारी संस्थाएं क्यों बनती हैं? आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो बनती हैं। जैसे कि कोई आर्थिक संस्था है, आर्थिक संस्था इसीलिए तो है ताकि अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको व्यवस्थित तरीके से चलाया जा सके, लोगों को रोज़गार प्रोवाइड किए जा सके, रोज़गार के क्या टर्म्स एंड कंडीशन बनाए जाए, व्यापार करने के लिए कौन से टर्म्स कंडीशन बने कि कोई कितना दाम बढ़ा सकता है, कितना घटा सकता है, ताकि किसी को बहुत फ़ायदा किसी को बहुत नुकसान की कंडीशन ना आए। तो ये सारी चीज़ें जो बनती हैं ये किस लिए बनती हैं? ताकि लोगों की जो आवश्यकताएं हैं वो फुलफिल हो सकें। हम शिक्षा की बात करें, ये भी हमारी आवश्यकता है, उसके लिए भी एक अलग संस्था है। अगर हम बात करें पारिवारिक जीवन की तो वो भी हमारी एक आवश्यकता है, उसके लिए विवाह एक अलग संस्था बना है। अगर हम बात करें धार्मिक की तो उससे रिलेटेड बहुत सारी धर्म भी तो हमारी आवश्यकता है। अगर मनुष्य धार्मिक है तो वो मानवता की तरफ अग्रसर है, तो धर्म से तो ज़रूर जुड़ाव होना चाहिए। तो ये सारी क्या है, हमारी आवश्यकताएं हैं। उन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संस्था का निर्माण किया जाता है। तो जब कोई चीज़, जैसे कि ये पूरा अगर समाज है और समाज की इस संरचना में जितने भी अंग हैं, चाहे वो संस्था हो, चाहे समिति हो, चाहे संगठन हो, चाहे परिवार हो, जो भी चीज़ें आ रही हैं, जो हमारा स्कूल है, परिवार है, पड़ोस है, ये क्या है, सब इस संरचना के अंग हैं। तो इन्हीं से तो मिलके समाज बन रहा है ना। तो ये बता रहे हैं कि ये इसलिए बनते हैं, कोई भी संस्था इसलिए बनती है ताकि वो एक कार्य विधि रहे, मतलब एक कार्य प्रणाली रहे, संस्था उसी को कहते हैं, और वो मनुष्यों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। ठीक, अब देखिए बोगार्डस को याद कैसे करेंगे। तो बोगार्डस को हमने बताया था कि इसको आप गार्ड से जोड़िएगा। तो जब आप गार्ड से जोड़ेंगे तो इसमें आएगा व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति। गार्ड क्या करते हैं, कॉलोनी की सुरक्षा करते हैं और यही व्यक्ति की आवश्यकता है, उसी की वो पूर्ति करते हैं। तो इस तरीके से बोगार्डस को हम याद कर लेंगे। देखिए गार्ड से जोड़ के मैंने इनकी कई परिभाषाएं आप लोगों को याद कराने की कोशिश करी है। अगर आप लोगों को कोई एक ही अब भी याद है तो आप लोग को रिलेट करते हुए आगे इसे जितने भी बोगार्डस से रिलेटेड जितनी भी परिभाषाएं आएंगी आप लोग सब याद करते हुए चलेंगे। अगर आपने ध्यान से क्लास देखी है तो देखिए, आप में से कोई बीच क्लास में इसी में सीधे आया है तो उसको ना तो ये ट्रिक बहुत समझ में आने वाली है, ना ये क्लास बहुत समझ में आने वाली है। क्योंकि क्लास की शुरुआत होती है तब तो समझ में आता है कि मतलब टीचर क्या बता रहा है, लेकिन जब टीचर आधी चीज़ें बता चुका हो और फिर आधी बता रहा है तो वहाँ पे समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो आप लोग पिछली वीडियो देख लीजिएगा और फिर चीज़ें आप लोग को भी समझ में आ जाएंगी। ठीक, तो हम समनर का क्या करते हैं, देखिए समनर को कैसे याद करेंगे। तो समनर जो है ना, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि संस्था का विकास कैसे हुआ। तो जो संस्था का विकास जब हम पढ़ेंगे तो उसमें मेन आएंगे कौन, समनर। ठीक, और एक तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि उसमें उन्होंने बताया है कि सबसे पहले व्यक्ति के मन में एक विचार आता है और विचार के बाद आदत, आदत के बाद जनरीति, तो फिर आगे भी होता है। तो ये विचारधारा की बात कौन करेगा, समनर करेंगे, क्योंकि यही संस्था को डिस्क्राइब करे हैं और इन्होंने ही बताया है कि किसी भी संस्था की शुरुआत विचार से शुरू होती है। तो जहाँ पे विचारधारा, विचार, मत, ये सब शब्द आ गए तो मतलब कि वो समनर की परिभाषा है। अब मैकलॉइन पेज को समझिए। तो मैकलॉइन पेज बताते हैं कि कार्य प्रणाली ये तो रहेगा ही। देखिए स्वीकृत स्वरूप, अगर शब्द आता है स्वीकृत स्वरूप तो फिर आप मैकलॉइन पेज को लगा देंगे, क्योंकि किसी भी किताब के पेज का जो स्वरूप होता है उसको सब स्वीकार करते हैं। कोई ये नहीं कहता है कि ये बुक हमें अच्छी नहीं लग रही, हम इसे नहीं पढ़ेंगे। वो उसकी ज़रूरत है इसलिए वो उसे पढ़ता है। तो जितने भी बुक के जो पेज के स्वरूप होते हैं उसको सब स्वीकार करते हैं। ठीक,
तो इस तरीके से आप यहाँ याद कर लेंगे। अब हम आगे चलते हैं। अकबर नेमनिमकॉफ, आज तो मोहित बहुत कमाल करके करे हैं भाई। अकबर नेमनिमकॉफ, अकबर नेमनिमकॉफ क्या कहते हैं? कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु स्थापित कार्य प्रणालियां। चलिए, आप लोग को दिख रहा होगा। कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु संगठित एवं स्थापित कार्य प्रणालियां ही सामाजिक संस्था है। ये क्या बोलते हैं अकबर नेमनिमकॉफ? तो ये बता रहे हैं कि किसी भी संस्था का निर्माण कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही बनता है। व्यक्ति की कुछ मानवीय आवश्यकताएं हैं, उसकी संतुष्टि के लिए ही, उसको पूरा करने के लिए ही जो स्थापित कार्य प्रणालियाँ होती हैं, जो संगठित कार्य प्रणालियाँ, कार्य विधियाँ होती हैं, उसी को हम संस्था कहते हैं। ये भी वही बात बता रहे हैं जो कि इसके पहले बोगार्डस ने बताई है कि किसी भी संस्था का निर्माण व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही किया जाता है, क्योंकि हमारी जो भी आवश्यकताएं हैं, हम लोगों ने समिति में ये बात पढ़ी थी ना कि व्यक्ति सारी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं नहीं कर सकता है, इसीलिए वो ग्रुप बनाता है और फिर एक समिति का निर्माण करता है और फिर अपने किसी भी टारगेट को या जो भी उसका पर्पज होता है उसको अचीव करता है, अपनी उन सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो जब हम अपनी आवश्यकताओं के लिए ही समिति का निर्माण करते हैं और उस समिति में जो हम नियम कानून बनाते हैं, जो भी कार्य प्रणालियां हम बनाते हैं कि इसी को अनुसरण करके, इसी का पालन करके हम अपने उस उद्देश्य को पूरा कर लेंगे, तो जैसे ही समिति में नियम कानून कार्य प्रणालियाँ एंट्री करती हैं, वहीं से तो संस्था शुरू हो जाता है। तो जब समिति किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए बन रही है तो फिर संस्था भी तो वही है, तो फिर संस्था भी तो मानवीय आवश्यकताओं को ही पूरा करेगी। तो इसलिए बोगार्डस भी बताते हैं कि संस्था का निर्माण मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनता है, और सेम बात कौन कह रहा है? अकबर नेमनिमकॉफ भी कह रहे हैं कि व्यक्ति की आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही हम कार्य प्रणालियों का और कार्य विधियों का संगठन करते हैं और उसी को हम सामाजिक संस्था कहते हैं। ठीक, तो इसमें आप क्या बोलेंगे, देखेंगे आधारभूत मानवीय आवश्यकताएं। जब आधारभूत मानवीय आवश्यकताएं आएगा तब आप समझ जाइएगा कि अकबर नेमनिमकॉफ का है। ठीक, अकबर नेमनिमकॉफ, तो ये हो गई अकबर नेमनिमकॉफ की परिभाषा। देखिए आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, हम मीनिंग इसलिए बता दे रहे हैं ताकि आपको संस्था शब्द को समझना या संस्था अवधारणा को समझना
आसान हो जाए। बाकी आपको याद तो करना ही पड़ेगा। मैं दो चार पाँच परिभाषा लेके आऊँगी, उसका ट्रिक मैं बता दूँगी, लेकिन सिर्फ इतनी परिभाषाएं पर्याप्त नहीं है, 2-3 और याद करनी पड़ती हैं। ऐसा भी नहीं कि सारी परिभाषाएं याद करनी है, सारी नहीं याद करनी है, लेकिन हर चैप्टर से कम 8-10 परिभाषाएं तो ऐसी मिल ही जाएंगी जिसको आपको याद करना होगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे मैं लेके जो आ रही हूँ वहाँ तो आपको ट्रिक मिल जाएगा, लेकिन इसके अलावा जो भी है उसे आपको याद करना पड़ेगा। और लेक्चर सुनने का ये भी एक फ़ायदा हो जाता है कि चीज़ें टीचर जो है ना फिर आपको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के बता देता है, तो आप आसानी से उसे समझ लेते हैं, और जब समझ लेते हैं तो याद करना आसान हो जाता है। ठीक, ये क्लास अगर कोई बच्चा जैसे अभी पीजी कर रहा है, अगर वो सुने तो उसके अपने फाइनल पेपर में, जो भी पेपर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जिसमें भी है, तो उसको अपने मार्क्स में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा दिखाई देगा। वो उसके जो परसेंटेज है एकदम से बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप जो भी अपनी कॉपी में लिखेंगे तो समझ में आएगा एग्जामिनर को कि हाँ बच्चे ने पढ़ा है, पढ़ाई की है, फिर लिखा है। तो इसलिए जो भी बच्चे आप लोग देख रहे हैं, चाहे वो कंपटीशन के हैं या फिर अभी कंपटीशन में जाने वाले हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो जब भी आप बुक्स पढ़ेंगे चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा, आपको नींद नहीं आएगी, आपको कोई बोरियत नहीं होगी अगर चीज़ें पहले से समझे हुए हैं तो। ठीक, अब देखिए मैकायम पेज जो है संस्था को समझाते हुए क्या बताते हैं। तो मैकायम पेज कहते हैं कि मंदिर, मस्जिद, चर्च तथा मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि का मूर्त स्वरूप समिति है। ठीक है, मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि का मूर्त स्वरूप समिति है, जबकि इनमें से प्रत्येक से संबंधित जो भी नियम है, विधि विधान है की एक व्याख्या है, उस समूह द्वारा मान्यता प्राप्त करने की एक विशिष्ट प्रणाली है, वही संस्था है। इस प्रकार समिति मूर्त है जबकि संस्था अमूर्त है। इसी कारण हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। देखिए अभी मैं आपको समझा रही हूँ क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। मैकायम पेज कहते हैं कि जो भी ढांचा है किसी भी संस्था का, चाहे आप मंदिर की बात करिए, चाहे मस्जिद की बात करिए, चाहे चर्च की बात करिए, ठीक है, तो आपको जो भी वहाँ ढांचा दिखाई देता है, चाहे वो वहाँ का जो प्रतीक हो या फिर जैसे कि यीशु मसीह दिख रहे हैं, या फिर हम हिंदू मंदिरों में भगवान की मूर्ति है, या फिर मस्जिद में जाएं तो वो जो ग्रीन कलर का मतलब ऐसे जो भी धार्मिक मान्यता, मतलब वो लोग जो भी उसे धार्मिक रूप में एक्सेप्ट करते हो, जैसे कि हम लोग तो मानते हैं कि हमारे जो भी देवी देवता हैं वो पहले इस मतलब पृथ्वी पे आए हैं, जब भी कोई आपद स्थिति उत्पन्न हुई है, कुछ अराजकता फैला है, तो वो आए हैं और चीज़ों को ठीक करके वापस वो चले गए हैं। तो हम उनकी प्रतिमा को स्थापित करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो उसी तरीके से इनके में भी होता है ग्रीन कलर का वो एक, अब हम लोग तो यही कहते हैं कि बाबा लेटे हुए हैं और उस पर हम लोग चादर वादर चढ़ाते हैं जब भी जाते हैं, तो क्योंकि भारत की तो ये विशेषता है ना कि यहाँ पे समरसता बहुत अधिक पाई जाती है, और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोग बचपन से ही जाते हैं मस्जिद में चादर चढ़ाने, तो ये सारी चीज़ें बचपन से ही हम लोग देख रहे हैं, अच्छा लगता है ये सब, क्योंकि आप कहाँ पले बढ़े हैं इसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो वो क्या है जो भी वहाँ पे दिखाई देता है वो भी ढांचे में आएगा, हमारी मूर्तियाँ भी ढांचे में आएंगी, जो यीशु मसीह दिखाई देते हैं चर्च में वो भी ढांचे में आएंगे, और जो भी वहाँ पे लोग खड़े होके पूजा कर रहे हैं, जो वहाँ की बिल्डिंग है, जो भी वहाँ पे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, दिया जला रहे हैं या फिर कैंडल जला रहे हैं या फिर अगरबत्ती जला रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो सब जो है जो दिख रहा है, जिसे हम छू सकते हैं, वो सब किस में आ जाएगा, सब समिति में आ जाएगा। लेकिन जैसे ही बात करें अपनी पूजा पद्धति की, जैसे ही बात करते हैं हम अपने संस्कृति की, जैसे ही बात करते हैं कि वहाँ पे क्या नियम है कि हम भगवान को जो आरती कर रहे हैं
तो हमारी जो भावनाएं हैं वो क्या हम देख पाएंगे? हम नहीं देख पाएंगे। और जो सिस्टम है, जो नियम कानून बना है कि इतने बजे से आरती होगी, इतने बजे जो है हवन होगा, इतने बजे प्रसाद वितरण होगा, ये सब तो लोगों को करते हुए हम लोग देखते हैं ना, वो तो समिति है। लेकिन जो वो नियम बना हुआ है उसको तो हम देख नहीं सकते हैं। तो जो नियम हम नहीं देख पा रहे वही तो संस्था है। यही बात मैं कायम अपने इस परिभाषा में बता रहे हैं कि जो भी मंदिर, मस्जिद, चर्च या जो भी है, उसका जो मूर्त स्वरूप है, जो हमें दिखाई दे रहा है, उसको हम समिति कहते हैं। लेकिन उसके जो भी नियम है, जो भी विधि विधान है, उन सब को हम क्या कहेंगे? संस्था कहेंगे। ठीक है, क्योंकि हम नियम और विधि विधान को देख नहीं सकते हैं, हम सिर्फ उसको महसूस करते हैं और उसका अनुसरण करते हैं। जैसे कि हम बात करें आत्मा की, तो सारे लोगों में आत्मा है, जितने भी पशु पक्षी हैं, जितने भी मनुष्य हैं, सब में है। तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि हम आत्मा देखते हैं। आप अगर हमें देख रहे हैं तो कोई आत्मा तो देख नहीं रहे हैं। आत्मा को देखते हैं क्या? आप हमें देख रहे हैं। तो यानी कि मैं जो हूँ वो तो समिति हूँ, वो जो दिख रहा है। लेकिन ये शरीर जिसके बिहाफ पे चल रहा है, जिसके भरोसे चल रहा है, तो वो तो हमारी सांस प्रणाली है। हम जो सांस ले रहे हैं, जो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, हमारे अंदर जो चेतना है, वो तो हमें जिंदा रखे है ना, तभी तो आप हमें देख पा रहे हैं। तो उसे तो आप देख नहीं सकते हैं, तो वो हमारे अंदर की कार्य प्रणाली है, वो हमारे अंदर की संस्था है। तो जो भी चीज़ हमें मूर्त दिखाई दे रहा है, तो आप ये कहेंगे कि अभी आप कह रही हैं कि ये समिति है, अभी आप कह दे रही हैं संस्था है। तो आप इसको अपने शरीर से भी जोड़ के देख सकते हैं कि क्या आप सांस जो अंदर चल रही है, बाहर आ रही है, क्या आप उसे देख पा रहे हैं? ये तो हो रहा है ना स्वाभाविक रूप से। तो क्या आप अपनी आत्मा को देख रहे हैं? क्या आप चेतना को देख पा रहे हैं? आप अपनी उंगलियों को तो देख पा रहे हैं, लेकिन उंगलियां जो आपको बता देती हैं कि चीज़ें गर्म है या ठंडा है, क्या आप उसको देख पाते हैं? तो बस इतना ही अंतर है। समिति और संस्था में दोनों एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं। जैसे ही चीज़ें दिखाई देनी बंद होती है, मूर्तता उसका समाप्त होता है, वहीं से संस्था की शुरुआत हो जाती है। ठीक। अब हम इसीलिए जो है मैकान पेज कहते हैं, इनकी बहुत ही फेमस परिभाषा है और बहुत बार पूछा गया है कि हम समिति के, यही कारण है कि हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। क्योंकि आप किसी के सदस्य तो तब होंगे ना जब वो दिखाई दे। जो चीज़ आप दिखाई नहीं दे रहा है उसकी आप सदस्यता कैसे ले सकते हैं? तो नियम कानून कार्य प्रणाली ये सब हमें दिखाई थोड़े ना देती हैं, तो हम उसके सदस्य कैसे बन सकते हैं? हम उसके सदस्य नहीं बन सकते हैं। जैसे कि विवाह एक संस्था है, तो हम विवाह के सदस्य थोड़े ना बनते हैं, हम तो परिवार के सदस्य बनते हैं। हमारी सदस्यता कहाँ है? विवाह में है? नहीं है, क्योंकि विवाह तो एक संस्था है जिसके थ्रू हम मतलब परिवार चलता है। क्योंकि परिवार एक समिति है, उसको चलाता कौन है? तो उसको संस्था चलाती है। तो संस्था अपने नियम कानून होते हैं, वही संस्था है। तो विवाह एक संस्था है, परिवार एक समिति है। हमें सदस्यता किसकी मिलती है? हमें समिति की सदस्यता मिलती है, हमें विवाह की सदस्यता थोड़ी ना मिलती है। विवाह तो एक प्रणाली है जिसको हम फॉलो करके परिवार में एंट्री करते हैं। ठीक। तो अब हम किस निष्कर्ष पे पहुँचे? तो अब हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सामाजिक संस्थाएं मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में विकसित नियमों, विधि विधानों, कार्य प्रणालियों का वह संगठित रूप है जो समाज द्वारा मान्य है, उसी को हम संस्था कहते हैं। देखिए मैं इसे भी समझा दे रही हूँ क्योंकि आज बहुत ही टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। और ऐसे भी आपको ये सारी चीज़ें बुक्स में तो मिल ही जाएंगी। आपके पास कोई भी बुक्स हो, चाहे वो इंटर की बुक्स हो और चाहे कि तिवारी हो या फिर कुछ भी हो, तो ये सारी चीज़ें आपको किताबें मिल जाएंगी। बस ये है कि आप लोग लेक्चर सुन लीजिए कायदे से, फिर उसे समझना पढ़ना आसान हो जाएगा।
तो उपयुक्त परिभाषा के आधार पर हम क्या कह सकते हैं, हम यही कह सकते हैं कि संस्था जो है वो मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। तो वो जो एक संगठन बनता है तो उसके मूर्त स्वरूप को हम समिति कहते हैं और उसकी विधि विधान और कार्य प्रणालियों को हम संस्था कहते हैं। यही कारण है कि मनुष्य समिति का सदस्य होता है, संस्था का नहीं होता है। निष्कर्षतः हम इतना ही कह सकते हैं, क्योंकि समिति और संस्था दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और परमानेंट जुड़े हुए हैं। ठीक, अब हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं अब क्या है। अब हम लोग ना संस्था की विशेषताओं को समझेंगे। ठीक है, कि संस्था के कौन कौन सी विशेषताएं हैं। देखिए, जब आप संस्था की विशेषता समझ लेंगे तो फिर और भी आसान हो जाएगा आपको इसे समझना। क्योंकि इसके बाद से हम लोग समिति और संस्था में अंतर भी समझेंगे। तो जब आपको समिति की विशेषता तो पता है ही, जब संस्था की भी विशेषता जान जाएंगे तो समिति और संस्था में अंतर, सिर्फ लेक्चर भी सुन लेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। बुक्स में नहीं भी पढ़ेंगे तब भी आप समिति और संस्था में अगर अंतर आएगा तो आप आराम से कर लेंगे। और देखिए, यही सब कॉन्सेप्ट होता है। सोशियोलॉजी कोई कठिन सब्जेक्ट नहीं है, सोशियोलॉजी बहुत ही आसान, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। बस आपको इसमें थोड़ा सा मन लगाना है। अगर आपका खुद से मन नहीं लग रहा है तो किसी का लेक्चर सुन लीजिए। कोई तो टीचर आपको ऐसे बता देगा कि आपको अच्छा लग जाए वो सब्जेक्ट, तो आप वही जुड़िए। आपको मेरा अच्छा लग रहा है आप मेरा सुनिए, किसी और का अच्छा लग रहा है किसी और का सुनिए। लेकिन ये सब्जेक्ट बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। तो आप लोग ज़रा प्रयास करेंगे और फिर इस सब्जेक्ट में बहुत तेज़ी से आप पकड़ बना लेंगे। ठीक, तो अब हम बात करते हैं संस्था की विशेषता। देखिए, गिलिन जो है संस्कृति को महत्व देते हुए संस्था को सांस्कृतिक व्यवस्था की एक इकाई माना है। ठीक है, इसी आधार पर उन्होंने अपनी पुस्तक कल्चरल सोशियोलॉजी में संस्था की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। ये जो विशेषता है किसकी है, गिलिन की। देखिए, विशेषता ही है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि ये बताएंगे तो कुछ और विशेषता संस्था की बन जाएगी और कोई और बताएगा तो अलग से बन जाएंगी। विशेषता एक जैसी ही है। ये गिलिन का इसलिए लेके आ गई कि इनकी विशेषता चूँकि फेमस है और आप इसको क्रम में अगर याद रखेंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी रखेंगे तब भी कोई बात नहीं, आप विशेषता समझ लीजिए। ठीक है, तो ये बताते हैं कि सांस्कृतिक व्यवस्था की एक इकाई है। संस्था क्या है, सांस्कृतिक व्यवस्था की एक इकाई है। इन्होंने इसको सांस्कृतिक व्यवस्था की एक इकाई माना है। कैसे माना है, क्यों माना है? ये इसलिए माने हैं कि जो कहीं का भी समाज है तो वहाँ की उसकी एक अपनी संस्कृति होती है, उसी संस्कृति पे वो पूरा समाज चलता है। तो जो समाज चलाने की जो प्रक्रिया है वो कौन कर रहा है, वो छोटे छोटे समिति और संस्थान ही तो कर रहे हैं ना। जैसे कि विवाह एक संस्था है तो विवाह हमारी संस्कृति भी तो है। अगर हम बोलते हैं कि मंदिर एक समिति है तो धर्म हमारी संस्कृति भी तो है। तो जो संस्था है वो हमारी संस्कृति की विशेषताओं को प्रकट करती है। संस्था क्या करती है कि ये संस्कृति की एक इकाई है और यही हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था की विशेषताओं को प्रकट करती है। और इसकी विशेषता को इन्होंने अपनी बुक कल्चरल सोशियोलॉजी, याद कर लीजिएगा। गिलिन संस्कृति को चूँकि विशेष महत्व देते हैं इसीलिए इनकी बुक्स का नाम भी कल्चरल सोशियोलॉजी है, यानी कि सांस्कृतिक समाजशास्त्र। ठीक, अब चलिए हम लोग इनकी विशेषता को देखते हैं। तो पहली विशेषता क्या है, सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई। अभी हम आपको बताए हैं ना कि कोई भी समाज जो है अपनी संस्कृति के अकॉर्डिंग ही चलती है, और फिर जब पूरे हर समाज की एक अपनी संस्कृति होती है उसी के अकॉर्डिंग वो समाज चलता है। और जो कोई भी समाज चलता है तो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर चलता है, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे कोई
किसी भी प्रकार की, बहुत प्रकार की जो समितियां होती हैं उसमें से कोई समिति हो, बहुत प्रकार की संस्थाएं पाई जाती हैं, वो संस्थाएं हो या फिर कोई भी संगठन हो या फिर कोई भी समुदाय हो, तो वो क्या है कि ये सब उसी संस्कृति की, जो उस देश की है, उसी की वो इकाई होती हैं। तो संस्था भी क्या है, उसकी इकाई ही तो है। अगर उस पूरी संस्कृति को लेके चल रही है तो उसकी इकाई ही तो कही जाएगी। चाहे हम विवाह की बात करें या फिर जाति प्रथा की बात करें, नातेदारी की बात करें, ये सब क्या है, संस्थाएं ही तो है। प्रथा है, रूढ़ी है, ये क्या है, और ये हमारे संस्कृति के पार्ट भी हैं। तो संस्था क्या है, वो हमारे सांस्कृतिक व्यवस्था की एक इकाई है। दूसरी विशेषता क्या है, अस्थायित्व। देखिए, संस्था का निर्माण बहुत लंबे समय में होता है। संस्था अचानक से नहीं बन जाती है। संस्था बनने की एक लंबी प्रक्रिया होती है, फिर वो जो है संस्था बनती है। ये विचार से शुरू होता है और विचार के बाद से फिर आदत, आदत के बाद जनरीति, जनरीति के बाद रूढ़ी, रूढ़ी के बाद लोकाचार, लोकाचार के बाद संस्था। तो ये एक लंबे समय तक चलती रहती है। तो जब ये जितने देर में बनती है वैसे ही धीरे धीरे इसमें परिवर्तन भी होता है, यानी कि इसमें अस्थायित्व तो पाया जाता है। ऐसा नहीं कि संस्थाएं 1-2 साल में बनी और 1-2 साल में ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं होता। इनकी एक लंबी मतलब प्रक्रिया होती है, इनका जीवन बहुत लंबा होता है। संस्थाओं में एक अस्थायित्व तो पाया जाता है। संस्थाएं बहुत तेज़ी से बनती बिगड़ती नहीं हैं। ठीक। सांस्कृतिक उपकरण, किसी भी संस्था में उसके सांस्कृतिक उपकरण होते हैं। सांस्कृतिक उपकरण का मतलब हुआ, आकबर्न एंड न्यूकॉफ ने बताया ना, 2 प्रकार की संस्कृति, एक भौतिक एक अभौतिक। तो उसी तरीके से किसी भी संस्था की जो है दो उपकरण होते हैं। एक होता है भौतिक उपकरण, ठीक, एक है भौतिक उपकरण और एक है अभौतिक उपकरण। ये दोनों क्या होता है, जैसे कि हम बात करें अगर मंदिर की या विवाह की, अगर हम मंदिर की बात करें तो वहाँ पे जो भी आरती की थाली है, ठीक है, वहाँ पे जो घंटी बजाने के लिए जो भी सारी चीज़ें हैं, जो भी मतलब बजाते हैं, वो जो भी उपकरण है जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, वो सारे उपकरण, या फिर भगवान की मूर्ति है, या फिर उसके जो दरवाजे हैं मंदिर की, या फिर वहाँ पे जितने भी घंटे बड़े बड़े लगे हुए हैं, और वहाँ पे जो शिवलिंग है, या वहाँ पे जल चढ़ाने के लिए जो लोटे रखे हुए हैं, वो कैसे उपकरण है, भौतिक उपकरण है, वही तो उसका स्वरूप बना रहे हैं ना। अगर मतलब मंदिर को देखते ही हम कैसे जान जाते हैं, क्योंकि मंदिर ज़्यादातर ऐसे होती हैं, ऐसे नहीं होती है तो गुंबद सा बना होता है। तो हम मतलब उसके ढांचे को देख के ही हम समझ जाते हैं कि ये मंदिर है। तो उसका ये सब क्या है, भौतिक स्वरूप है, यानी कि भौतिक उपकरण है। ठीक। अब अभौतिक में क्या आ जाएगा, अभौतिक में आ जाएगा पूजा पद्धति आ जाएगा, सुबह में भोग लगाने का जो समय निर्धारित किया है वो आ जाएगा, जो हवन प्रक्रिया है वो आ जाएगा, जो वहाँ पे धार्मिक ग्रंथों का जो उच्चारण हो रहा है, जो मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, वो सब आ जाएगा। तो वो क्या है, अभौतिक प्रक्रिया है। ठीक, अभौतिक उपकरण है। तो किसी भी संस्था के 2 उपकरण होते हैं। ठीक है, किसी भी संस्था के पास 2 उपकरण होते हैं, जिसमें एक होता है भौतिक और दूसरा होता है अभौतिक। ठीक। अब बात करते हैं प्रतीक की। तो प्रत्येक संस्था की कोई ना कोई प्रतीक होती है। जैसे कि चर्च की बात करें तो क्रॉस है, आर्य समाज की बात करें तो ओम है, और अगर मतलब हिंदू संस्कृति में भी ओम है, और क्या है हम लोग का स्वास्तिक है, और मुस्लिम संस्कृति की बात करें तो चंद्रमा है। तो इस तरीके से हर जो भी संस्था है उसके कोई ना कोई प्रतीक होता है। ठीक है, जैसे आर्य समाज का अगर ओम है तो हिंदू जो मंदिर हैं तो उनके स्वास्तिक हो जाता है। ठीक है, अगर हम चर्च में जाते हैं तो वहाँ पे क्रॉस हो जाता है। तो ये सारे प्रतीक आते हैं। ठीक।
कहीं पे हरा रंग है, कहीं पे और ऑरेंज कलर है, ये सब प्रतीक में आते हैं। स्पष्ट उद्देश्य, प्रत्येक संस्था का जो उद्देश्य होता है ना वो बिल्कुल क्लियर होता है, जो उसका ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल क्लियर होता है, क्योंकि इसका निर्माण ही विचार से शुरू होता है कि पहले एक विचार करते हैं, फिर उस विचार पे पूरी चर्चा होती है कि हम इस पे कैसे क्या कर सकते हैं, फिर एक उद्देश्य का निर्माण होता है कि हाँ इसको पूरा मतलब इसको करने के लिए हमें इन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, और जब हम इन सारी प्रक्रियाओं को से गुजर लेंगे, इन सारी प्रक्रियाओं को पार कर लेंगे, तो हम अपने इस गोल को अचीव कर लेंगे। तो समिति चूँकि किसी न किसी उद्देश्य से मिल के बनती है, तो जब समिति उद्देश्य से मिल के बन रही है तो संस्था का भी तो उस स्पष्ट उद्देश्य रहेगा ना। तो हर संस्था का एक क्लियर गोल होता है। अब चौथी विशेषता क्या है कि लिखित तथा अलिखित परंपराएं। देखिए संस्कृति जो है ना, संस्था जो है वो लिखित और अलिखित दोनों होती हैं। जैसे कि प्रथा है, रूढ़ी है और जनरीतियाँ हैं, ये सब भी उसी में आती हैं, संस्था में ही आती हैं। जैसे नातेदारी प्रथा है, तो ये सब क्या है, सब संस्था है, क्योंकि ये एक नियम बना हुआ है ना समाज में रहने के लिए। तो अगर कोई भी नियम है जो कि आपको समाज में कंट्रोल में रख रहा है तो वो संस्था है। तो जब इन सब चीज़ों की हम बात करते हैं तो रूढ़ियों को कहाँ लिखा गया है, प्रथाओं को कहाँ लिखा गया है, लोकाचार को कहाँ लिखा गया है, कहीं नहीं लिखा गया है। तो जब नहीं लिखा गया है वो भी परंपरा में गिनी जाती हैं, तो यानी कि वो अलिखित परंपरा हो गई। लेकिन जो लिखित कानून है जो कि हमें कंट्रोल में करता है, जैसे कि आप लाइट मतलब ट्रैफिक पे आप सिग्नल तोड़ के आगे निकल गए, तो वहाँ पे तो लिखित है ना, अगर वहाँ पे वो कंट्रोल किया जा रहा है तो फिर आप पे फाइन भी किया जाएगा, आपको जुर्माना भी भरना पड़ेगा, क्योंकि वो लिखित है। तो कहीं पे भी संस्था जो होती है वो लिखित और अलिखित दोनों ही परंपराओं से चलती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उद्देश्य। आगे तो नहीं है। तो विशेषताएं हमारे पास इतनी ही हैं संस्था की। अब हम जो है संस्था में क्या क्या रह गया, तो अभी संस्था में समिति और समाज में अंतर हम देखेंगे, संस्था का उद्विकास देखेंगे, और संपूर्ण संस्था जो गॉफमैन की अवधारणा है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो एक बार और हम समझ लें कि संस्था क्या है, तो संस्था की विशेषता। तो देखिए संस्था तो अब तक आप लोग को समझ में बिल्कुल आ गया होगा कि संस्था किसे कहेंगे, क्योंकि संस्था और समिति दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। समिति एक मूर्त स्वरूप है, चूँकि वो लोगों से मिलके बनता है, उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है, उसको जानबूझ के हम बनाते हैं, वो कृत्रिम होता है, वो हमें दिखाई देता है, इसलिए वो मूर्त है। जबकि संस्था उसी समिति में जो नियम कानून बनते हैं, जो कार्य प्रणालियाँ बनती हैं कि इस कार्य को हम कैसे पूरा करेंगे, उसको हम संस्था कहते हैं। तो समिति और संस्था में तो ये अंतर हो गया, मतलब कि ये दोनों मीनिंग है। उसके बाद से हम लोग देखे हैं कुछ परिभाषाओं को, और फिर हमने देखा है इसकी विशेषताओं को। तो देखिए जो विशेषता हम पढ़े हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इतनी ही विशेषता है, इसके अलावा जैसे कि विचार हो गया। विचार की बात करें तो बिना विचार के कोई संस्था बन पाएगा क्या? जब तक विचार नहीं होगा किसी भी संस्था का निर्माण नहीं हो सकता है। तो जब बिना विचार के संस्था का निर्माण नहीं होगा तो इसका एक निश्चित उद्देश्य भी होगा, इसका एक ढांचा भी होगा, और इसमें मतलब देखिए समिति में तो सदस्यता होती है, लेकिन संस्था में सदस्यता नहीं होती है, क्योंकि ये हमें दिखाई नहीं देता है, ये अदृश्य होता है। लेकिन कुछ चीज़ें तो समझ में आ ही रही हैं कि समिति जो है उसी के अंदर की चीज़ें संस्था है। आई होप कि आप लोग को मैं समझा पाई हूँ। मुझे तो लग रहा है कि मैं समझा ली हूँ, लेकिन फिर भी अभी ये लग रहा है कि आप लोग समझ पाए हैं कि नहीं। अगर आप लोग को कहीं पे भी कोई परेशानी आ रही होगी, कॉन्सेप्ट को ना समझ पा रहे हो, तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसको और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसे समिति और संस्था यही है
कि समिति मूर्त होती है, उसमें लोगों की सदस्यता होती है, उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है। उसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम कुछ नियम कानून, कुछ कार्य प्रणालियाँ, कुछ विधि विधान बनाते हैं जो कि समाज में स्वीकृत होता है, मान्य होता है, और उसी स्वीकृत मान्य कार्य प्रणालियों को, विधि विधान को हम संस्था कहते हैं। ठीक है। संस्था चूँकि एक विचार से शुरू होता है, एक निश्चित ढांचा होता है, इसको समाज में स्वीकृति मिली होती है, ये लिखित और अलिखित दोनों होता है। इसके कोई उपकरण होते हैं जो कि भौतिक भी होते हैं, अभौतिक भी होते हैं। इसके अंदर अस्थायित्व पाया जाता है क्योंकि बहुत लंबे समय की प्रक्रिया से किसी भी संस्था का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये पूरा आप लोग की संस्था हो गया। अब हम लोग कल क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे कि समिति और संस्था में हम जो बारीक अंतर है उसको एक चार्ट से समझ लेंगे। ठीक है, मैकलन पेज ने एक चार्ट बनाया है और उसमें वो बताए हैं कि कोई समिति है तो वो जब दिखाई दे रही है समिति है, वही जब नहीं दिखाई दे रही है जो प्रक्रिया अंदर की, तो उसको हम संस्था कह रहे हैं। तो हम कैसे डिफाइन करें, हम कैसे अंतर कर पाए कि ये समिति है और वही चीज़ यहाँ पे आके संस्था बन जा रही है? तो वो मैं कल चार्ट लेके आऊँगी, वहाँ पे आप लोग जब उस चार्ट को पढ़ लेंगे तो एकदम पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा समिति और संस्था क्या है। और सबसे मेन बात कि वहाँ से क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कठिन तो नहीं होता है, लेकिन इन दोनों में चूँकि इतना बारीक अंतर है कि उसको रिकॉग्नाइज कर पाना, आइडेंटिफाई कर पाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो वो मैं जैसे ही आप लोग को वहाँ से बता दूँगी, आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। और फिर समिति और संस्था में अंतर भी मैं बताऊँगी, तो फिर और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि कल के क्लास में ये पूरी संस्था से रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें हैं आई होप कि कल के लेक्चर में कंप्लीट करा दूँगी। उसके बाद से हम लोग सामाजिक समूह पे चर्चा करेंगे। तो ठीक है, क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, और अगर आपके साथ जो बच्चे हैं तो उन्हें बताइएगा भी कि क्लासेस चल रही हैं। तो ठीक है क्लास, थैंक यू।